Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. So today we are going to discuss 10 rules of English grammar. These are basic rules that you should know and they will definitely help you clearing your prelims examination. आजकल प्रीलिम्स में पूछा क्या जा रहा है फिलर्स आरसी एरर डिटेक्शन प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ ठीक है एरर डिटेक्शन के लिए तो ये रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रूल्स आपके पिछले जो भी आपके एग्जाम्स में लेटेस्ट एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन वहां से ये रूल्स उठाए गए हैं सेकेंडली आजकल आरसी में देखा जा रहा है कि वो एक फिलर छोड़ देते हैं आपके लिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होता है ठीक है तो इसके लिए या तो आपको वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए सेकेंडली ये आपके ग्रामर के हिसाब से आपको रूल पता होने चाहिए कि वहां पे आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है आईएनजी लगना है कंपैरेटिव डिग्री लगनी है या फिर आपका कोई और फॉर्म का यूज होना है दूसरा आपका फिलर्स रहते हैं इसमें भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना होता है या आपको वोकेबुलरी क्लियर होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या वर्ड फिट होता है या फिर आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ड फिट करना होता है तो यही सब हम आज सीखेंगे इस वीडियो में आप हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी ज्वाइन कर सकते हो पहला ग्रुप है आपका प्रैक्टिस मटेरियल के लिए कोई प्रैक्टिस आपको मटेरियल चाहिए मेंस और प्रीलिम्स का वीडियोस की नोटिफिकेशन या कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह ए स्मार्ट एकेडमी डिस्कशन ग्रुप नाम है ए स्मार्ट एकेडमी करके आप सर्च भी कर सकते हो दूसरा ग्रुप है मॉक डिस्कशन के लिए एएस से मॉक डी करके ठीक है रात को 10 बजे मॉक डिस्कशन होती है आपको मॉक सुबह बता दिया जाता है कि इस पे होनी है इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ दिया जाता है बता सकते हो कि आपको कितना टाइम लग रहा है या सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टार्ट करते हैं पहले रूल से पहला जो आपका रूल है कहता है वाइल के साथ आपको वर्ब लगानी है आईएनजी की जब भी आपका वाइल आपका कहीं पे भी आपको दिखेगा उसके साथ कौन सी वर्ब आपकी आती है आईएनजी ठीक है तो यहाँ पे लिखा है द प्रिजनर्स एस्केप वाइल द प्रिजन वार्डर्स वर ईटिंग देयर लंच जब आपका जो पहरेदार वहां पे है वो आपका लंच कर रहे थे तभी आपके प्रिजनर वहां से भाग गए अब वर्ग के साथ आपकी वैसे कौन सी फॉर्म यूज होती है जी हाँ आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है वट बट यहाँ पे लगा है वाइल तो इसके साथ फॉर्म कौन सी आएगी ईटिंग यानी कि आईएनजी वाला आपका वर्ड यूज होगा सेकंड रूल पे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके एरर्स आपको पता भी नहीं चलते हैं कई बार तो इससे ध्यान से आप करोगे ये है आपका इनफ का रूल जब आपका इनफ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है खुद ही एक एडजेक्टिव बन जाता है तो उसके साथ आगे नाउन लगता है ठीक है मतलब इनफ के बाद आपका नाउन लगेगा इनफ आपका पहले यूज होगा सेकेंडली जब आपका एडजेक्टिव अलग से होगा इनफ आपका एडवर्ब की तरह यूज होगा एडवर्ब क्या होती है जो आपकी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है कैसे वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जब आपका इनफ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव बॉट इनफ एग्स ठीक है आई हैव बॉट इनफ एग्स मतलब कि मैंने काफी अंडे ले रखे हैं ठीक है अब आपका सबसे पहले पता होना चाहिए आपको एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव का आपका हिंदी का मतलब होता है विशेषण ठीक है क्या मतलब होता है विशेषण यानी कि जो किसी आपकी वस्तु स्थान की आपकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं जैसे कि ताजमहल एक बहुत ही सुंदर ठीक है महल है तो ये सुंदर जो है वो उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि वो सुंदर है ठीक है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल तो इसमें ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया विशेषण यानी कि एडजेक्टिव समझ में आ गई बात आई हैव बॉट इनफ एग्स यानी कि मैंने काफी जो एग्स ले रखे हैं तो इनफ आपका क्या होगा इसकी विशेषता बता रहा है कि कितने ले रखे हैं इनफ ले रखे हैं आई डिडेंट गेट इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं टेस्ट को दे पाऊं ठीक है तो क्या नहीं है टाइम कितना नहीं है काफी नहीं है ठीक है तो ऐसे आपका ये एडजेक्टिव यूज होता है अब देखते हैं हम जब आपका एडजेक्टिव के साथ एज एन एडवर्ब ये यूज होता है ही इज ओल्ड इनफ टू अर्न अ लिविंग वो आपकी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अपनी आजीविका चलाने की वो काबिल नहीं रही यही इसका एक तरह का मतलब हुआ अब इसमें किस तरह से यूज हुआ है ओल्ड इनफ यानी कि बूढ़ी इतनी हो चुकी है
ठीक है, यानी कि आपका ओल्ड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्या हो चुकी है वो, बूढ़ी हो चुकी है। इनफ क्या हो गया, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, काफी बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि ये आपका विशेषता बता रहा है और ये इस विशेषता को आपका क्वालिफाई कर रहा है कि कितनी हो चुकी है। तो शी इज ओल्ड इनफ, ठीक है, शी इज ओल्ड इनफ। दूसरा देखते हैं, इज इट वार्म इनफ फॉर यू, क्या ये आपके लिए काफी गर्म है, ठीक है। तो इज इट वार्म इनफ फॉर यू, वार्म आपका क्या है, गर्म, यानी कि वो विशेषता बता रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है। मान लो ये पानी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये पानी आपका इनफ वार्म है, ठीक है, यानी कि गर्म। तो विशेषता क्या हुई कि वो गर्म है, वो उसकी विशेषता है कि वो गर्म है। ठंडे वाले पानी की विशेषता क्या है कि वो ठंडा है, ठीक है। फ्रूट की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। ऐसे ही आपका क्या वो पानी वार्म इनफ है, क्या वो पानी काफी हद तक गर्म है, ठीक है। तो ये आपकी एडजेक्टिव की आपको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को कि उतना है क्या, ठीक है। ही वॉज काइंड इनफ टू लैंड मी अ फ्यू डॉलर्स, वो इतना दयालु है कि मुझे फ्यू डॉलर्स यानी कि कुछ डॉलर्स आपके लैंड कर सके, ठीक है, मुझे लैंड कर सके। तो काइंड दयालु उसकी विशेषता है, वो दयालु है, ठीक है। इनफ क्या हो गया, उसको क्वालिफाई कर रहा है। सेम गोज विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज शूज आर बिग इनफ फॉर मी, बड़े इनफ है मेरे लिए, बड़े शूज की विशेषता हो गई, इनफ आपका उसको क्वालिफाई कर रहा है। आई होप आपको इनफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है आपका इसमें, देखो जब आपका कोई विशेषता दी रखी होगी किसी चीज की, जैसे ओल्ड, वार्म, काइंड, बिग, स्मॉल, ठीक है, तब आपको इनफ लगाना है उसके पीछे, बिग, बिग, काइंड, वार्म वगैरह के पीछे। ऐसा नहीं है तो उस केस में आपको पहले लगाना है, लाइक आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास इनफ टाइम ही नहीं है। तो टाइम की विशेषता को बता रहा है ना, मतलब इनफ आपका खुद ही एडजेक्टिव बन गया यहाँ पे, टाइम तो किसी चीज की विशेषता नहीं है। आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो टाइम थोड़ी विशेषता हुई, फिर इनफ ही हो रहा है विशेषता प्रकट जो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनफ खुद ही एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो और एज का आपका कंसेप्ट, इस पे भी आपके काफी एरर्स देखने को मिलते हैं। एज एडजेक्टिव एज और सो एडजेक्टिव एज, ठीक है। एडजेक्टिव हमने अभी देखा क्या होता है, किसी की विशेषता। मान लो कोई लंबा है, कोई पतला है, छोटा है, कैसा भी है, वो उसकी विशेषता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, एज के केस में आपका पहले और बाद पॉजिटिविटी ही रहती है, सो के केस में आती है नेगेटिविटी। कैसे याद रखोगे आप, सिमिलर सिमिलर है यानी कि पॉजिटिविटी आ रही है, डिफरेंट है मतलब अपोज कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आ रही है। कैसे, देखो, एज अकर्स ओनली इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, एज आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, सो आपके नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कि शी इज एज गुड एज हर मदर, शी इज एज गुड एज हर मदर, वो अपनी माँ की जितनी अच्छी है, ठीक है, कि वो अपनी मम्मी की जितनी अच्छी है, ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है आपका। यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है इसके पहले, एज गुड एज के पहले नहीं ना, ये पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एज एडजेक्टिव क्या हुआ उसका, गुड, की वो अच्छी है, वो उसकी विशेषता है। तो एज एडजेक्टिव एज, राइट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट सो टॉल एज अना, कि मैं अना की जितनी टॉल नहीं हूं, यानी कि वो आपका कंपैरिजन क्रिएट कर रही है, जो भी कह रही है, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे, आई एम नॉट, नॉट आया, नेगेटिव सेंटेंस आया, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो क्या आएगा आपका, नॉट सो टॉल एज, ठीक है। ऐसा नहीं है कह सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, कैसा नहीं आएगा, आई एम सो टॉल एज आना, आई एम सो टॉल एज आना क्या हुआ, या तो होता आई एम एज टॉल एज आना कि मैं उसकी जितनी लंबी हूँ, आई एम सो टॉल एज आना कुछ भी नहीं होता है आपका। यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, या तो ये सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, आई एम नॉट सो टॉल एज आना, या हो सकता है ये आई एम एज टॉल एज आना, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में आपका सो टॉल एज यानी कि सो एज का उपयोग होगा, सो एडजेक्टिव एज का यूज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनी ए और मैनी, ये आपको इस तरह के एरर्स ना बहुत केयरफुली एग्जाम में करने होते हैं, क्योंकि जो ये ए है ना, ये हमें धोखा दे देता है, ठीक है। जहां पे भी आपका मैनी ए होगा, ए यानी कि एक, ध्यान रखना वहां पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा।
ए से पता ही चल रहा है कि आपका सिंगुलर नाउन यूज होना है। तो जब मैनी लग गया वहां पे ये मत समझना कि अब मैनी लग गया तो वहां पे प्लूरल आपको लगाना है। मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा। नाउन क्या होता है पता है आपको? मैं वीडियो लेके आऊंगी हर एक चीज पे, जितने भी आपके 7-8 ये पार्ट्स रहते हैं, 8-9 पार्ट्स, ठीक है। फिलहाल के लिए बता देती हूँ, नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, यानी कि किसी जाति, वस्तु, स्थान, पर्सन का नाम, उसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैनी अ टेल वॉज टोल्ड, ठीक है, मैनी अ टेल वॉज टोल्ड। यहाँ पे क्या है आपका? मैनी ए है, नाउन क्या हुआ? टेल, यानी कि कहानियां। टेल होती है आपकी कहानी, ठीक है। यहाँ पे अब टेल्स मत लगा देना कि मैनी कह रहे हैं तो ए तो छोड़ो, मैनी कह रहे हैं तो हम टेल्स लगा देते हैं और वर लगा देते हैं। नहीं, आपका आएगा मैनी अ टेल वॉज टोल्ड। मैनी अ मैन हैज ट्राइड बट फ्यू मैन हैव सक्सीडेड। बट फ्यू, फ्यू के साथ क्या लगता है? मैन, MEN, यानी कि प्लूरल, ठीक है। ये आपका अलग से रूल है लेकिन मैंने इसी में कवर किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्लस हैव के साथ आपकी क्या लगता है? थर्ड फॉर्म, इसको भी आप नोट कर देना, ठीक है। हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म, फ्यू के साथ आपको लगता है मैन, यानी कि प्लूरल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैनी ए, मैन लिखा है ना यहाँ पे, मैन नहीं लिखा है, मैन होता है सिंगुलर, मैन यानी कि MEN, ये आपका प्लूरल होता है, ये आपका होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे मैन ए के बाद नाउन क्या है? मैन, नाउन यानी कि कोई वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति है यहाँ पे मैन, तो ये सिंगुलर हमने ले रखा है। और सिंगुलर ही इसके साथ वर्ब लगी है हैज इज अ सिंगुलर, हैव इज प्लूरल के साथ लगता है। मैनी की बात करते हैं जिसके साथ आपका प्लूरल का नाउन आता है। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, काफी आपके सैनिक जो है वो आपके वॉर में मारे गए, शहीद हो गए या मारे गए, ठीक है। तो सोल्जर्स क्या है? प्लूरल है, और यही आपका क्या है? नाउन। तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन आपका लग गया, वर आपका लग गया बिकॉज इट इज व्हाट? प्लूरल, ठीक है, तभी आपका वर लगा है, नहीं तो वॉज लगता, ठीक है। वर के साथ कौन सी फॉर्म आती है? अभी मैंने फर्स्ट रूल में बताया, थर्ड फॉर्म आती है, वहां पे ING था बिकॉज वाइल था। नेक्स्ट, टू के साथ आपकी हमेशा ही हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना, टू के साथ होता है फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ ING भी होता है लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का रूल है आपके पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक आई हैव टू गो, आई एम अबाउट टू लीव, लीव इज फर्स्ट फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, पता ही होगा आपको इतना तो। गो वेंट कौन? फर्स्ट फॉर्म में आपकी गो, तो टू के साथ हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब, पता है आपको मॉडल वर्ब क्या होता है? कैन, मस्ट, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। इस पे भी आपकी वीडियो हम बनाने वाले हैं जल्दी, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके मॉडल्स वर्ब हैं उनके साथ क्या लगता है आपका? फर्स्ट फॉर्म, लाइक विल, शैल, शुड, वुड, ठीक है, कैन, मस्ट, कुड, ठीक है, सारी आपकी मॉडल वर्ब होती है। यू कैन डू इट, सबसे आपकी मोटिवेशनल जो लाइन होती है, यू कैन डू इट, ठीक है, यस यू कैन, ठीक है, यू कैन डू इट। कैन आपका आ गया मॉडल वर्ब, ठीक है, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, ये आपकी सारी मॉडल वर्ब होती है। कैन के साथ क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट डू इट, आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? मॉडल वर्ब। आगे इसकी फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज हो गई, इसका मतलब होता है आप ये कर सकते हो, इसका मतलब होता है आपको ये कर लेना चाहिए। सेवंथ रूल कहता है डिस्कस के साथ अबाउट आपका कभी भी यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सुनते देखा होगा आपने कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, ही इज स्ट्रॉन्ग। कोई भी आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कहे वहीं पे उसको रोक देना, टैकल कर देना, ठीक है, उसी को टैकल करना जो सीखने वाला होगा, ठीक है, ऐसे नहीं आप किसी और को टैकल कर दो, वो आप ही को टैकल कर दे, ठीक है। तो डिस्कस के साथ हमेशा ही अबाउट, हमेशा क्या, कभी भी आपका अबाउट यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस मॉक 10 ऑफ प्रैक्टिस मॉक, करते होंगे आप प्रैक्टिस मॉक के क्वेश्चन, तो लेट अस डिस्कस मॉक 10 ऑफ प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, लेट अस डिस्कस अबाउट मॉक 10 ऑफ प्रैक्टिस मॉक। या फिर वी वर डिस्कसिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज इन RRBs, कि RRBs में जितनी वैकेंसीज आई है हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नॉट, ऐसे नहीं कहेंगे हम कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन RRBs। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अबाउट आपको नहीं लगाना है डिस्कस के साथ। दूसरा आपका एक रहता है एंटर, मुझे बताना एंटर के साथ आप टू लगाते हो या इन टू लगाते हो कि नहीं, ठीक है। चलो,
आगे चलते हैं, इज, एम, आर, बी, बीन, हैज, हैड, हैव, इसके साथ क्या लगता है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? जैसे कि इट इज यूज टू मेक फूड, ये आपका फूड बनाने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो यूज्ड आपका थर्ड फॉर्म है, ये है आपका इज यूज्ड। बात आई समझ में? इज के साथ क्या लगता है थर्ड फॉर्म। आगे लिखा है टू मेक, मैंने दो रूल इसमें इकट्ठे किए हैं पिछले वाले। टू के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, मेक, मेड, मेड, यानी कि टू के साथ लगेगा मेड, तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग इज के साथ थर्ड फॉर्म। नाउ इट कांट और कैन नॉट बी डन, इट कांट बी डन। ठीक है, बी डन आपका इस रूल के हिसाब से है कि बी के बाद आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा डन। ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में कैसे, जैसे कि इट इज टू बी डिस्कस्ड और वट एवर, कोई भी सेंटेंस ले लो जिसमें टू के पास बी लगा हो, ऐसे पूछे जाते हैं एरर। ठीक है, टू प्लस टू बी डैश। अब आप सोचोगे टू है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, नहीं, आपको बी भी देखना है। अगर टू के बाद बी लग गया तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है वहां पे। ठीक है, अवेयर रहना है हमें, फोकस के साथ एग्जाम करना है। इट कांट बी डन। ठीक है, अब ये मत कहना कि यहाँ पे कैन है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये मॉडल है, नहीं। मॉडल के बाद अगर हमारा बी यूज होता है, याद रखना, अगर मॉडल वर्ब के बाद आपका बी यूज हो रहा है उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी। जस्ट लाइक इन केस ऑफ टू, टू के बाद बी है तो थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद भी आपका बी है तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, कोई फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज नहीं होगी वहां पे, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि मॉडल के बाद आपकी मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन अगर वहां पे बी लग गया, ठीक है, तो वहां पे आपकी थर्ड फॉर्म आती है। नाइन्थ रूल कहता है फॉर के बाद आपका आईएनजी लगता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी ऐसे एरर्स देखे हैं एग्जाम में जहां पे आपका फॉर के बाद आईएनजी में आपकी गलती होती है, इवन मेंस में भी। मेंस में भी। ठीक है, क्योंकि मेंस में जैसे आते हैं ना आपको सेंटेंस के, इसमें देखो कौन कौन से चार आपको लाइंस दी होंगी, सेंटेंस दिए होंगे चार, उसमें से आपको पार्ट्स छांटने होते हैं कि ए बी सी डी किस किस में आपका एरर है। आपने सीरीज में भी किया होगा कि बी सी डी इसमें एरर है, ए सी डी में एरर है। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में मैंने इस तरह का एरर देखा है। फॉर प्लस आईएनजी। आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग सीडीज, मुझे कॉम्पैक्ट डिस्क, या सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आरआरबी में आपके कंप्यूटर पूछी जानी है। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद हम क्विजेस भी स्टार्ट करेंगे आपके ग्रुप्स पे। कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, मुझे स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग सीडीज, फॉर स्टोरिंग, गेटिंग मी, फॉर के बाद क्या आएगा आपका स्टोरिंग, आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई हैव सम थिंग्स फॉर स्टडिंग, मेरे पास कुछ चीजें हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आई हैव सम थिंग्स फॉर स्टडिंग, फॉर के बाद क्या आ गया आईएनजी। 10th रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, कौन सा है? इफ प्लस हैड। अगर आपके, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लिख लो इसे आप। क्या कहते हैं इसको? कंडीशनल सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपको एक तरह का कंडीशन होगी, दूसरी पार्ट उसकी अलग तरह की कंडीशन होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, पहले आपको रूल बता दूं। इफ के साथ अगर फर्स्ट सेंटेंस में दो सेंटेंस आपके होते हैं, ठीक है, अगर S1 में, मान लो S1 और S2 ले लेते हैं दो सेंटेंस को, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में आपका इफ प्लस हैड दिया होगा तो दूसरे सेंटेंस में हमेशा आपको लगाना है वुड और हैव। समझ में आई बात? कई बार क्या कर देता है एग्जामिनर, ये तो ठीक लिखता है, यहाँ पे आपका कर देगा इफ प्लस V1। ठीक है, क्या करोगे आप? फर्स्ट वाला पार्ट आपका गलत है, पार्ट्स में भी एरर आते हैं, आपको पता होगा मेंस में, ठीक है, जैसे BCD ABC करके। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट का एरर बताना है, बिकॉज वुड हैव आपका तभी लगेगा जब इफ के साथ आपका हैड यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर इफ के साथ आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है तो आपका दूसरे सेंटेंस में विल के साथ V1 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना आप एग्जाम में कि इसके साथ V1 दे दिया और आप एग्जाम में वुड प्लस V1 करके आ जाओ। ठीक है, तो इफ V1 विल प्लस V1। अगर इफ के साथ V2 और V3 यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वुड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, वुड 1 तब आएगा जब इसके साथ डायरेक्टली आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं,
इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं शायद एग्जाम में पास हो जाती। ठीक है, इसको हम पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं इस सेंटेंस को। यहाँ पे आपका क्या क्या यूज हो रहा है, इफ हैड फर्स्ट वाली कंडीशन है यानी कि, देन यानी कि ये है आपका कॉमा के बाद का सेंटेंस दूसरा, देन आई वुड हैव पास्ड। जब आपका इफ और हैड आता है, इसके साथ हैवी सेंटेंस आता है, हैवी वर्ड आता है, तब क्या आएगा आपका वुड हैव। सेकंड क्या है, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ूंगा मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है आपका। इफ आई स्टडी, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट है, इफ V1 और विल V1। ठीक है, याद हो गया। नाउ इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ा होता तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता। तो क्या है ये, सिंपल पास्ट। क्या है ये, सिंपल पास्ट। इफ प्लस V3, वुड प्लस V1। अगर आपका V3 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, पास्ट में आ जाएगा बिल्कुल, और V1 का यूज होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, वहां आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, तो चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। ये थे आपके एग्जाम के 10 रूल्स जो डेफिनेटली आपके प्री में बिल्कुल आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।